तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जब आप पॉलिसी लेते हैं तो पॉलिसी लेने के बाद आपको कौन से फ़ायदे होते हैं, बेनिफिट्स ऑफ टेकिंग द पॉलिसी। तो सबसे पहला फ़ायदा होता है हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस। तो इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, जब आप हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं उसके पहले, जिसको प्री हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस बोलते हैं, जैसे कि मेडिकल का बिल्स, डॉक्टर की फीस, वो प्लस हॉस्पिटल में आप ट्रीटमेंट के लिए एडमिट होते हो ड्यूरिंग द टाइम जो हॉस्पिटल में के जो चार्जेस होते हैं, जैसे कि रूम रेंट है, डॉक्टर की फ़ी है, मेडिकल कॉस्ट है, टेस्टिंग फ़ी एक्सेट्रा, वो। एंड थर्ड, जब आप हॉस्पिटल से डिस्चार्ज लेते हैं, जिसको हम पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस बोलते हैं, वो कॉस्ट जैसे कि कंसल्टेशन, डॉक्टर की कंसल्टेशन फ़ी, मेडिकेशन बिल्स वगैरह होते हैं, तो वो सारे पॉलिसी में सब कवर होते हैं। इन शॉर्ट 3 कॉस्ट कवर होते हैं, प्री हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस, ड्यूरिंग द हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस। तो इस अच्छे बेनिफिट मिलते हैं, तो आपको पॉलिसी ज़रूर लेनी चाहिए। दूसरा बेनिफिट आपको क्या होता है, आईसीयू चार्जेस। जब किसी को हॉस्पिटल में एडमिट करके आईसीयू में रखा जाता है तो वो समय जो भी ट्रीटमेंट होती है आईसीयू में, उसका जो भी कॉस्ट आता है तो वो सब कॉस्ट जो है प्लान में कवर हो जाता है, तो आपको इसका भी बेनिफिट मिलता है। थर्ड है एम्बुलेंस चार्जेस। अगर फॉर एग्जांपल किसी को इमरजेंसी में हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा तो घर से एम्बुलेंस का जाने का जो कॉस्ट होता है, या तो अगर जो दूसरी एक हॉस्पिटल से दूसरी हॉस्पिटल में जाने के लिए जो एम्बुलेंस कॉस्ट होता है, वो भी सारे जो कॉस्ट होते हैं कवर हो जाते हैं। फिर फोर्थ है डे केयर प्रोसीजर। अगर जो कोई हॉस्पिटल में एडमिट होता है जस्ट फॉर अ सिंगल डे, एक 1 डे के लिए, तो उसके भी जो सारे कॉस्ट होते हैं वो पॉलिसी में कवर हो जाते हैं, आपको उसका भी सब क्लेम मिल जाता है। फिर फिफ्थ आता है प्री एग्जिस्टिंग डिसीज। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अगर किसी को ऑलरेडी कोई डिजीज़ है और उसने उसका ट्रीटमेंट के लिए जो भी कॉस्ट इनकर किया है वो भी सारे पॉलिसी में हो जाते हैं, सब्जेक्ट टू द वेटिंग पीरियड। जैसे ही आपका वेटिंग पीरियड खत्म हो जाता है तो आपको जो भी कॉस्ट होंगे वो सारे रिकवर कर सकते हैं थ्रू क्लेम। नॉर्मल केस में वेटिंग पीरियड 2 से 4 ईयर्स का होता है। और लास्ट आता है मेडिकल चेकअप। फॉर एग्जाम्पल कोई पॉलिसी के तहत प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप करवाता है तो वो उसके जो कॉस्ट होते हैं वो भी कवर होता है। फॉर एग्जांपल कौन से प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप होते हैं, जैसे कि मेडिकल किसी को टेस्ट करवाना पड़ता है कोई डिजीज़ या बीमारी को आइडेंटिफाई करने के लिए, तो वो जो कॉस्ट होते हैं वो भी सारे इस पॉलिसी में कवर हो जाते हैं और उसका इजीली बेनिफिट और क्लेम ले सकते हैं। जब आप हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं और जो भी कॉस्ट आपको इनकर करना पड़ता है ट्रीटमेंट के लिए, तो उसके ऊपर के कौन से कॉस्ट पॉलिसी के अंदर इंक्लूड होते हैं, तो आइए उसकी चर्चा करते हैं। तो पहला आता है एम्बुलेंस चार्जेस। नॉर्मली जो एम्बुलेंस चार्जेस का अमाउंट होता है इंश्योरर टू इंश्योरर डिपेंड करता है। मोस्ट ऑफ द केस में जो एम्बुलेंस इमरजेंसी के कारण बुलाई गई है वही कॉस्ट इंक्लूड होता है, अदर देन इमरजेंसी नॉर्मली नहीं होता है। बट आप जब पॉलिसी ले तो ये क्लॉज जरूर एक बार रीड करें। दूसरा पॉइंट आता है मैटरनिटी कवर। अगर जो मेडिकल एक्सपेंसेस इनकर होते हैं प्रेगनेंसी और डिलीवरी के समय, नॉर्मली पॉलिसी में कवर्ड होते हैं। अगर जो नहीं है तो एक बार क्लॉज को जरूर रीड करें। फिर होम ट्रीटमेंट कवर। अगर जो किसी ने एक्सपेंस इनकर किया है मेडिकल ट्रीटमेंट जो घर पर की गई है मेडिकल प्रैक्टिशनर की सलाह पे, तो वो केस में भी मेडिकल एक्सपेंस जो कॉस्ट होते हैं वो सारे इंक्लूड हो जाते हैं पॉलिसी में। बट अगर अगेन मैं बोलता हूँ एक बार क्लॉज ज़रूर रीड करिए, क्लॉज है कि नहीं। और एक क्लॉज रीड करना कोई बड़ी बात नहीं है, आप ऑनलाइन जब देखेंगे तो ईजिली आपको मिल जाएंगे। चौथा आता है आयुष बेनिफिट। अगर जो आपने हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लिया है तो वो हेल्थ इंश्योरेंस प्लान में वो कॉस्ट भी कवर होता है जो आपने ट्रीटमेंट लिए, एग्जांपल आयुर्वेदा, उनानी, सिद्धा, होम्योपैथी जैसी ट्रीटमेंट पे, तो वो भी सारे कवर हो जाते हैं। फिर मेंटल हेल्थ केयर एक्सपेंसेस। तो हेल्थ केयर प्लान वो कॉस्ट भी कवर करते हैं जो आपने मेंटल हिलनेस जैसी मेडिकल ट्रीटमेंट पे खर्च किए, जैसे कि किसी को डिप्रेशन है तो वो केस में अगर जो ट्रीटमेंट कराता है और उसके ऊपर का जो कॉस्ट होता है वो भी सारे पॉलिसी में कवर हो जाते हैं। और लास्ट है इन पेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस। अगर जो कोई हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है और उसको एडमिट होकर 24 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं और उससे रिलेटेड जो भी हॉस्पिटलाइजेशन कॉस्ट एक्सपेंसेस है वो सारे भी पॉलिसी में कवर हो जाते हैं। तो ये सब कॉस्ट है ये पॉलिसी में इंक्लूड रहते हैं। बट आपको एक बार जब आप इंश्योरेंस पॉलिसी बाय करते हैं तो हर एक क्लॉज को ध्यान से पढ़िए, कौन सा क्लॉज एक्सपेंसेस इंक्लूड है कौन सा नहीं है। ऐसा नहीं है कि जब आप पॉलिसी लेते हैं तो जो भी ट्रीटमेंट लेते हैं हॉस्पिटल में तो सारे कॉस्ट कवर होते हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं ऐसे कॉस्ट जो आप ट्रीटमेंट लेते हैं बट वो पॉलिसी में इंक्लूड नहीं होते और उसका आपको कोई भी प्रकार का क्लेम इंश्योरेंस कंपनी से नहीं मिलता है। तो पहला पॉइंट है, आपको कोई भी प्रकार की अगर जो एडवेंचरस स्पोर्ट्स इंजरीज हुई है, जैसे आप कोई खेल कूद में जाते हैं और आपको इंजरी हुई है, तो उस पर अगर जो आप मेडिकल ट्रीटमेंट लेते हैं तो उसका कोई कॉस्ट आपको नहीं मिलेगा क्लेम में। अगर जो आप क्लेम फाइल करते हैं तो इंश्योरेंस कंपनी रिजेक्ट कर देगी। दूसरा है डेंटल और आई सर्जरी के ऊपर जो भी आप ट्रीटमेंट लेते हैं और
उसका कोई भी एक्सपेंस होता है तो वो भी आपको नहीं मिलेगा। सर्टन एक्सेप्शनल सिचुएशन में मिल जाता है बट नॉर्मल केस में नहीं मिलता है। थर्ड है कॉस्मेटिक सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, जैसे फेशियल पे आप प्लास्टिक सर्जरी करवाते हैं या रिप्लेसमेंट करवाते हैं अपना हार्मोन सर्जरी, तो ये सब पे भी जो कॉस्ट होते हैं वो भी आपको पॉलिसी में नहीं मिलते। फिर चौथा आता है टर्मिनल इलनेस, एड्स जैसी बीमारियों पे अगर जो आप कॉस्ट इनकर करते हैं तो वो भी आपको पॉलिसी में नहीं मिलते। फिर सेल्फ इन्फ्लिक्टेड इंजरी, जैसे खुद पे हमला करना या सुसाइड अटेम्प्ट करना, उसके ऊपर का भी जो कॉस्ट होता है वो भी आपको पॉलिसी में नहीं मिलता है। और आखिर में आता है इंजरीज आपको होती है किसी रीज़न की वजह से, जैसे वॉर हो गया या टेररिज्म हो गया, न्यूक्लियर एक्टिविटी हो गया, उसमें आपको जो भी इंजरीज होती है उसके ऊपर आप ट्रीटमेंट लेते हैं तो वो सारे कॉस्ट भी पॉलिसी में नहीं होते हैं। तो एक बार ज़रूर आप पॉलिसी के क्लॉज रीड करें जब आप पॉलिसी बाय करते हैं। आइए हम अब डिस्कस करते हैं ऐसे पॉइंट्स जब आप पॉलिसी बाय करते हैं उस समय आपको ध्यान में रखने चाहिए। तो पहला पॉइंट आता है एडिक्वेट सम अश्योर्ड। आप इंश्योर करो कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट वाली पॉलिसी ले ताकि आपको क्लेम करते टाइम कोई भी प्रकार की डिफ़िकल्टी ना आए। जैसे कि आप अगर जो फैमिली फ्लोटर प्लान लेते हो तो मिनिमम आप इंश्योर करो कि 10 लाख की तो पॉलिसी ले ही ले। नहीं तो अगर जो क्या होगा, आप एग्जाम्पल आपने 5 लाख की पॉलिसी ली बट आपका हॉस्पिटलाइजेशन कॉस्ट 7 लाख रुपये आता है तो आपको क्या होगा, 2 लाख आपके जेब से भरने पड़ेंगे। 5 लाख तो इंश्योरेंस कंपनी हॉस्पिटल को दे लेगी बट अगर जो ज़्यादा इंश्योरेंस पॉलिसी अमाउंट होगी तो आपके जेब से आपको पैसा नहीं भरना पड़ेगा। तो आप इस समय में आप बोलोगे कि मेरे को प्रीमियम बढ़ जाएगा, तो ठीक है, प्रीमियम थोड़ा सा आप अगर जितनी ज़्यादा पॉलिसी लेते हो तो आपका थोड़ा प्रीमियम बढ़ जाता है बट आपकी तरफ से थोड़ी सेफ्टी हो जाती है। तो आप इंश्योर करें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट वाली पॉलिसी लें। सेकंड क्लॉज आता है वेटिंग पीरियड क्लॉज, बहुत इंपॉर्टेंट है। और पॉलिसी टाइप, आपकी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी तभी ही वैलिड मानी जाएगी जब आपका इनिशियल वेटिंग पीरियड खत्म हो जाता है। अगर आप कोई भी प्रकार का क्लेम फाइल करते हो इंश्योरेंस कंपनी के पास, जब भी तक आपकी पॉलिसी का वेटिंग पीरियड खत्म नहीं हुआ है तो वो केस में इंश्योरेंस पॉलिसी आपका क्लेम रिजेक्ट कर देगी। आप इंश्योर करो कि आप ऐसी पॉलिसी लो जिसका वेटिंग पीरियड कम से कम हो। और पॉलिसी टाइप तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया, आपकी कैटेगरी के हिसाब से, आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से पॉलिसी टाइप लीजिए। जैसे आप इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल फ्लोटर पॉलिसी लीजिए या फैमिली फ्लोटर एक्सेट्रा, जो हमने ऑलरेडी पहले पार्ट 1 में डिस्कस किया है। थर्ड ऑप्शन आता है को पेमेंट क्लॉज। जब आप कोई मेडिकल पॉलिसी लेते हैं तो उसके साथ को पेमेंट का क्लॉज रहता है। उसका मीनिंग ये होता है कि जब आप मेडिकल एक्सपेंस होते हैं तो उसमें सर्टन परसेंटेज आपको आपके जेब से पे करने पड़ते हैं और बैलेंस जो होता है वो इंश्योरेंस कंपनी देगी। तो आप ऐसा इंश्योरेंस करें जब आप पॉलिसी ले दो जिसमें गो पेमेंट का क्लॉज 0 हो, मतलब आपको पूरा पैसा इंश्योरेंस कंपनी दे देगी हॉस्पिटल को, आपको आपके जेब से कोई पे नहीं करना है। को पेमेंट का क्लॉज 0 होना चाहिए, तो वो भी आप ध्यान में रखें। फिर चौथा आता है रूम रेंट सब लिमिट। जब आप कोई प्लान लेते हैं तब पॉलिसी में रूम रेंट सब लिमिट का भी क्लॉज रहता है। फॉर एग्जाम्पल आप कोई हॉस्पिटल में एडमिट हुए तो उसका रूम का जो रेंट होता है तो पर्टिकुलर इंश्योरेंस कंपनी आपको जस्ट 3000 रुपीज़ पर डे देगी। तो ऐसा कोई क्लॉज लेंगे तो बाकी का अगर जो सपोज 5000 रूम का रेंट आ गया तो बैलेंस आपको आपकी जेब से पे करना पड़ेगा। तो जब आप पॉलिसी लें तो आप एक क्लॉज को भी इंश्योर करें कि रूम रेंट का कोई लिमिट ना हो। जो भी रूम का रेंट होगा वो इंश्योरेंस कंपनी डायरेक्टली हॉस्पिटल को दे देगी, आपके जेब से आपका कुछ भी रूम रेंट का पैसा देना नहीं पड़ेगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्लॉज है। फिर फिफ्थ ऑप्शन आता है नेटवर्क ऑफ कैशलेस हॉस्पिटल। आप ऐसी इंश्योरेंस कंपनी का हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लें जिसके पास कैशलेस क्लेम की सुविधा हो। तो इससे क्या होगा कि आपको आपकी जेब से पे नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्टली इंश्योरेंस कंपनी हॉस्पिटल को आपका जो भी बिल होगा हॉस्पिटल का वो पे कर देगी। और दूसरा ऐसी इंश्योरेंस कंपनी का हेल्थ इंश्योरेंस है जिसके पास ज़्यादा से ज़्यादा नेटवर्क ऑफ हॉस्पिटल हो, तो आप कोई भी हॉस्पिटल में एडमिट हो तो आपका क्लेम पास हो जाएगा। और छठा ऑप्शन आता है क्लेम सेटलमेंट रेशो। आप ऐसे इंश्योरेंस कंपनी का पॉलिसी ले जिसका क्लेम सेटलमेंट रेशो ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो इससे आपको क्या होगा, आपको आपके जेब से कुछ भी पैसा नहीं देना पड़ेगा। 80% या उससे ज़्यादा का क्लेम सेटलमेंट रेशो अच्छा माना जाता है। तो आइए हम ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स की चर्चा करते हैं जिससे आप जो प्रीमियम इंश्योरेंस कंपनी को देने वाले वो डिसाइड होने वाला है। तो पहला पॉइंट आता है जेंडर और एज। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है जिससे आपका पॉलिसी का कॉस्ट ऑफ प्रीमियम, आप क्या पे करने वाले हो, वो डिसाइड होगा। इसलिए रेकमेंड हमेशा किया जाता है आप यंग एज में हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ले जिससे कम से कम प्रीमियम पे करना पड़ जाता है। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है और वैसे आप लेट पॉलिसी लोगे तो आपका प्रीमियम भी बढ़ जाएगा। वैसे ही जेंडर, अगर कोई वुमन इंश्योरेंस पॉलिसी लेती है तो वो केस में उसका प्रीमियम
कम होगा एज कम्पेयर टू मेन। तो जेंडर भी एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो प्रीमियम पे करने में डिसाइड करता है। सेकंड आता है नो क्लेम बोनस, जिसको एनसीबी बोला जाता है। इसका मतलब ये होता है अगर जो कोई आपने पॉलिसी ली और आप कोई भी प्रकार के ट्रीटमेंट नहीं देते कोई पर्टिकुलर साल में, इसका मतलब आपने कोई भी क्लेम इंश्योरेंस कंपनी से नहीं लिया, जिसको क्लेम फ्री ईयर भी बोला जाता है। तो वो केस में इंश्योरेंस कंपनी इंश्योर्ड पर्सन को वो बेनिफिट देती है जिसको बोला जाता है बोनस, जिसका फायदा इंश्योर्ड पर्सन को, पॉलिसी होल्डर को होता है। फॉर एग्जांपल क्या होता है, जैसे आपने कोई साल में आपने कोई भी ट्रीटमेंट नहीं लिया तो क्लेम भी नहीं लिया, तो वो केस में फॉर एग्जांपल कंपनी का क्लॉज है कि आपको 50% का बोनस मिलेगा। तो फॉर एग्जांपल आपने 10 लाख की पॉलिसी लिया तो 10 लाख का 50% 5 लाख रुपया हो जाता है। तो 10 लाख प्लस 5 लाख तो आपकी नई पॉलिसी अमाउंट हो जाएगी 15 लाख रुपया। तो ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो जिस समय अगर जो आप फ्यूचर में ट्रीटमेंट लेते हैं तो आपको पॉलिसी अमाउंट 15 लाख की बन जाएगी, मतलब क्लेम 15 लाख तक का ले सकते हो इंश्योरेंस कंपनी के पास से। तीसरी ऑप्शन आता है लाइफस्टाइल। अगर जो किसी को ड्रिंक या स्मोक करने की आदत है तो वो समय पे उसका कॉस्ट ऑफ प्रीमियम ज्यादा हो जाता है। फोर्थ आता है पॉलिसी टर्म। अगर जो कोई 2 साल का प्रीमियम एक साथ पे कर देता है तो उसका प्रीमियम ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू 1 ईयर। तो मेक श्योर आप 1 ईयर का ही प्रीमियम पे करें। फिफ्थ पॉइंट आता है मेडिकल हिस्ट्री। आपकी मेडिकल हिस्ट्री से भी आपका प्रीमियम डिसाइड होता है। अगर जो किसी को ऑलरेडी कोई बीमारी है पहले से तो वो केस में उसका प्रीमियम बढ़ जाता है। और लास्ट आता है टाइप ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस प्लान। आप किस टाइप का और किस अमाउंट की पॉलिसी लेते हो उस पर भी आपका प्रीमियम डिसाइड होता है। अगर जब फैमिली फ्लोटर पॉलिसी लेते हो तो ऑफकोर्स उसका प्रीमियम इंडिविजुअल फ्लोटर पॉलिसी से ज़्यादा होगा, और अगर जो आप बड़े अमाउंट की पॉलिसी लेते हो तो ऑफकोर्स उसका प्रीमियम बढ़ जाएगा एज कम्पेयर टू कम अमाउंट की पॉलिसी का। अभी हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे हेल्थ इंश्योरेंस राइडर। इसका मतलब क्या होता है कि जब आप कोई पॉलिसी लेते हैं और आपको ऐसा लगता है कि भाई अभी मुझे मैटरनिटी कॉस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो आप वो ऐसी पॉलिसी लेते हैं जिसमें मैटरनिटी क्लॉज इंक्लूड नहीं है, बट फ्यूचर में आपको ऐसा महसूस होता है कि अभी मुझे लग रहा है कि मैटरनिटी की ज़रूरत पड़ सकती है कॉस्ट की, तो आप वो क्लॉज को एडिशनली ऐड करवा सकते हो जिसको राइडर्स बोलते हैं। तो ऑफकोर्स वो केस में थोड़ा आपका प्रीमियम बढ़ जाएगा। तो आप हेल्थ इंश्योरेंस राइडर के क्लॉज के तहत कोई भी क्लॉज को ऐड करवा सकते हैं, जैसे मैटरनिटी है, एम्बुलेंस चार्जेस है, आईसीयू कॉस्ट है, जो भी क्लॉज इंक्लूड नहीं है इनिशियल पॉलिसी में तो आप उसको पीछे से ऐड करवा सकते हैं। तो आइए हम इम्पॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं ये वीडियो का। जब आपने कोई प्रकार की ट्रीटमेंट ले लिया हॉस्पिटल से और अभी टाइम आता है कि आपको इंश्योरेंस कंपनी के पास आपको वो सारे क्लेम लेने हैं, तो वो समय क्या क्या प्रोसेस हो जाता है। पहला ऑप्शन आता है रीएम्बर्समेंट क्लेम। अगर जो आपने ऐसे हॉस्पिटल से ट्रीटमेंट लिया है जिससे आपका इंश्योरेंस कंपनी का कोई भी टाई अप नहीं है, तो वो केस में क्या होगा, आपको रीएम्बर्समेंट क्लेम फाइल करना पड़ेगा। मतलब आपको सारे जो भी कॉस्ट होते हैं हॉस्पिटल के आपके जेब से पे करने पड़ेंगे और फिर वो सारे कॉस्ट आप रीएम्बर्समेंट के थ्रू इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि वो नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल से बिलोंग करता है। दूसरा ऑप्शन आता है कैशलेस क्लेम। अगर जो आप नेटवर्क हॉस्पिटल से ट्रीटमेंट लेते हैं जिसके साथ आपकी इंश्योरेंस कंपनी का टाई अप है हॉस्पिटल के साथ, तो वो केस में आप कैशलेस क्लेम के लिए एलिजिबल हो। जैसे आपका ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाता है तो वो केस में क्या होगा, इंश्योरेंस कंपनी आपके जो भी हॉस्पिटलाइजेशन कॉस्ट है वो डायरेक्ट हॉस्पिटल के साथ पे कर देगी। आपको कोई भी प्रकार का आपके जेब से पे करना नहीं पड़ेगा। फिर क्या होता है, अगर जो आप कोई प्लान हॉस्पिटलाइजेशन, आपको पता है मुझे हॉस्पिटल में एडमिट होना है डॉक्टर के कंसल्टेशन के, तो आप प्लानिंग के साथ हॉस्पिटल में एडमिट होते हो, तो वो टाइम पे क्या होता है, इंश्योरेंस कंपनी को आपको 48 आवर्स 48 घंटे पहले ट्रीटमेंट के आपको इन्फॉर्म करना पड़ता है। जैसे आपको अप्रूवल आ जाता है इंश्योरेंस कंपनी के पास से, तो आप क्लेम के लिए इंश्योरेंस कंपनी को अप्रोच कर सकते हैं और क्लेम फॉर्म फाइल करना पड़ता है। जो भी आपके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है, मेडिकल बिल, कंसल्टेशन बिल, जो भी, उसके साथ एक बार आपका क्लेम अप्रूव हो जाता है तो बाद में इंश्योरेंस कंपनी आपका क्लेम पास करके हॉस्पिटल को बिल सेटल कर देती है। और इन केस अगर जो आपको इमरजेंसी में हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है तो आपको 24 घंटे के पहले, एडमिट होने के पहले आपको इंश्योरेंस कंपनी को इन्फॉर्म करना पड़ता है और बाद में आपको प्री ऑथोराइजेशन फॉर्म देना पड़ता है। अगर जो वो प्री ऑथोराइजेशन फॉर्म आपका इंश्योरेंस कंपनी अप्रूव कर देती है उसके बाद आपका क्लेम भी पास हो जाएगा और इंश्योरेंस कंपनी आपका बिल सेटल कर देगी। आइए तो हम फाइनल डिस्कशन करते वीडियो का, जिसमें आपको दिख रहा होगा हेल्थ इंश्योरेंस चेकलिस्ट। एक समरी है जो हमने पूरा वीडियो डिस्कस किया, तो आप एक बार इसको देख लीजिए। जैसे आप सम एश्योर्ड क्या लेते हैं, आपकी पॉलिसी अमाउंट क्या है, 1 लाख से 5 करोड़ तक की आप पॉलिसी ले सकते हैं। फिर आपको चेक करना है, मतलब एक चेकलिस्ट है, आपको एक ध्यान रखना है जब आप पॉलिसी लेते हैं तो ये सब पॉइंट्स कवर होने चाहिए। जैसे आप प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस है वो इसमें कवर है या नहीं, वो आप चेक कीजिए।
फिर ओपीडी एंड आईसीयू चार्जेस इंक्लूडेड है वो आप चेक कीजिए। फिर एम्बुलेंस कवर है वो आता है कि नहीं वो चेक कीजिए। फिर मैटरनिटी कवर इंक्लूड है या नहीं वो चेक कीजिए। फ्री हेल्थ चेकअप इसमें इंक्लूड है वो चेक कीजिए। फिर डे के प्रोसीजर है इंक्लूडेड है पॉलिसी में, कवरेज है कि नहीं वो देखिए। फिर किसी को कोई प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है तो वो क्लॉज इसमें इंक्लूड है कि नहीं वो देखिए। और फाइनली आप जो भी ये सब करते हैं और उसके ऊपर जो प्रीमियम पे करते हैं तो सारे प्रीमियम का आपको इनकम टैक्स में बेनिफिट मिलता है 75,000। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो आप आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जरूर ये वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए।